हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात किया था कार्बोक्सिलिक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज में भी कुछ रिएक्शंस देखी थी। एसिडिटी कैसे निर्धारित करते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ केमिकल रिएक्शंस जैसे मेटल्स के साथ क्या रिएक्शंस होती है और कैसे हम ये साबित करें, कैसे हम ये प्रूव करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है। तो मेटल्स के साथ रिएक्शन कराया गया, एल्कीलीज के साथ रिएक्शन कराया गया और इन चीजों से ये क्लियर हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कैलकुलेट की जा सकती है। तो अभी केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग कुछ और रिएक्शंस को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले रिएक्शंस जो हम लोग देखेंगे वो ये कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो क्या होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराया जाए तो उससे एस्टर बनता है और इस रिएक्शन को हम लोग एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो एक्चुअल में एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस कैसे होती है, तो व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड created with alcohol in the presence of conc sulfuric acid, concentrate sulfuric acid की प्रेजेंस में तो एस्टर इज फॉर्म्ड। एस्टर का फॉर्मेशन होता है। एस्टर का फॉर्मेशन होता है, क्या रिएक्शंस होती है, देखो एक जनरल रिएक्शन जो हम लोग लिखेंगे RCOOH और इस पे हम रिएक्ट कराते हैं R-OH से इन द प्रेजेंस ऑफ conc H2SO4। तो बनता क्या है RCOO R- प्लस H2O। तो ये एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है और वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग एसिडिक डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो अब इस जगह पे हम कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं। मान लो हमने लिया एथेनोइक एसिड और इसको हम एथेनॉल से रिएक्ट करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ conc सल्फ्यूरिक एसिड, conc H2SO4 की प्रेजेंस में। तो ये बनता क्या है, ये बन जाता है CH3COO C2H5 प्लस H2O। बना क्या ये एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट बन जाता है या इसी को हम लोग एथिल एसीटेट भी कहते हैं। एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से एक एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करती है, ये कैसे मैकेनाइज होती है। तो इसके मैकेनिज्म को हम लोग कई स्टेप में देखते हैं। सबसे पहला स्टेप देखें, स्टेप 1। पहले स्टेप में क्या होता है, तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग देखें कि जो सल्फ्यूरिक एसिड ली जाती है H2SO4, it gets disassociate in the form of H ion and HSO4 minus ion. This H ion is the attacking reagent in first step. पहले स्टेप में यही H ion जो होता है वो अटैकिंग रिएजेंट होता है। देखो हमारे पास क्या है, RC डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड H। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक किया जा सकता है। ये बॉन्ड अगर इसके लिए ब्रेक हो गया तो ध्यान से देखा जाए तो यह आयन एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है और ये H आयन जो होगा वो इसी ऑक्सीजन पे अटैक करता है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, अगर ये बॉन्ड ब्रेक किया तो इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे, ये H आयन इस पे अटैक करेगा, ये बनेगा RCOH और OH।
अगर RCOH बना, ऐसी कंडीशन में जो ये ऑक्सीजन होगा ये स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे करके H को अपने से जोड़ लिया है। तो ये ऑक्सीजन जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव हो गया। अभी स्टेप 1 यहीं पे फिनिश हो जाता है। देखते हैं स्टेप 2 में क्या होता है। स्टेप 2 में क्या होगा कि जो ये RC बॉन्ड OH है और यहां भी बॉन्ड क्या है OH, ये ऑक्सीजन कैसा हो गया, स्लाइटली पॉजिटिव है। ये ऑक्सीजन पॉजिटिव है। तो इसी पर यहां देखो ऑक्सीजन और एल्किल ग्रुप और H, ये ऑक्सीजन जो लगा हुआ है ये अल्कोहल का ऑक्सीजन है, ROH का, या इसको हम R डैश लिख लें, R डैश OH का। इसमें ये ऑक्सीजन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इस कार्बन पर ये अटैक करता है। ये ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक करेगा। बनाता क्या है, जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा ये बनाएगा RCOH, तो इधर हो गया, ये भी क्या हो गया OH, और ये क्या हो गया ORH। अभी यहां देखा जाए तो ये ऑक्सीजन जो होगी ये भी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाती है। ये ऑक्सीजन भी पॉजिटिव हो गया। अभी हम लोग देखते हैं थर्ड स्टेप में क्या होता है। थर्ड स्टेप देखें अगर, तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, देखो स्टेप 3 हमारे पास क्या है, RC, यहां क्या हो गया OH, यहां भी क्या हो गया OH, यहां हो गया O, यहां हो गया R और यहां हो गया H। ये ऑक्सीजन क्या है, पॉजिटिव है। ये ऑक्सीजन अपने चार्ज को सेटल करना चाहता है। तो इस ऑक्सीजन का चार्ज कैसे सेटल होगा, इस ऑक्सीजन का चार्ज सेटल होगा अगर ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाए आयनिक फॉर्म में। अगर ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाए तो क्या होता है, इसको प्रोटॉन शिफ्ट कहते हैं। तो देखो RC, यहां क्या हो गया OH, और यहां हो गया OH2, यहां क्या हो गया O, और यहां क्या हो गया R। OH2 बन गया और क्या बन गया OR। तो अभी एक हाइड्रोजन आयन शिफ्ट हुआ, और हाइड्रोजन आयन शिफ्ट होने की वजह से इस ऑक्सीजन का चार्ज तो सेटल हो गया। लेकिन इस ऑक्सीजन का चार्ज जब सेटल हुआ तो यहां पे ये ऑक्सीजन जो है ये पॉजिटिव चार्ज हो गई। ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज हो गई। तो अगला स्टेप देखें, स्टेप 4 में क्या हुआ। स्टेप 4 में RC, यहां हो गया क्या OH, यहां क्या हो गया OR, और यहां क्या है OH2। ये ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो अपने पॉजिटिव चार्ज को सेटल करने के लिए ये क्या करता है, अपने पॉजिटिव चार्ज को सेटल करने के लिए ये बॉन्ड इसके लिए ब्रेक हो जाता है। तो अब बना क्या, RCOH और क्या OR प्लस क्या निकल गया, H2O निकल गया, H2O निकल गया। अभी क्या बचा, RCOH। यहां पर भी ये ऑक्सीजन कैसी है, पॉजिटिव है। ये ऑक्सीजन पॉजिटिव है। तो स्टेप 5 में हम लोग देखेंगे, स्टेप 5 में हमारे पास है RCOH, ये ऑक्सीजन पॉजिटिव है, और OR प्लस H2O। यहां से इस ऑक्सीजन के चार्ज को सेटल करने के लिए ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो बीच का बॉन्ड है ये ब्रेक करता है, ये डिसएसोसिएट करता है। तो डिसएसोसिएट हो जाएगा तो बनेगा क्या, ये RC, यहां क्या हो गया डबल बॉन्ड, हो बॉन्ड कितना OR प्लस H आयन, और ये वही H आयन है जो स्टार्ट किया था रिएक्शन को, जो सल्फ्यूरिक एसिड से आया था। तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं अगली रिएक्शन कि इसका हम अमोनिया से अगर रिएक्शन कराएं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। हो गया, आइए हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एमाइड्स।
फॉर्मेशन ऑफ एमाइड्स। एमाइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी एमाइड्स का फॉर्मेशन करने के लिए हमें कहीं ना कहीं इसमें नाइट्रोजन इन्वॉल्व कराना होगा। तो एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं। जो रिएक्शन होती है वो रिडक्शन की रिएक्शन होती है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या करवाते हैं, रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं। अमोनिया के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं। देखो क्या होता है, RCOOH प्लस क्या NH3, क्या बनेगा RCOONH4, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या माइनस, ये साल्ट हो गया। ये अमोनियम कार्बोक्सिलेट है, अमोनियम कार्बोक्सिलेट, अमोनियम अमोनियम कार्बोक्सिलेट का साल्ट बनता है। अगर हम लोग इसी को गर्म कर दें, यहां पे हीट कर दें, तो ये बनेगा क्या RCONH2 प्लस H2O, क्या बना ये एसिड एमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कोई भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। जैसे मान लो हमने लिया CH3COOH प्लस NH3, बना क्या CH3COONH4, क्या बन गया ये अमोनियम एसीटेट बन गया। ये अमोनियम एसीटेट को अगर हम गर्म करें, यहां पे इसको हीट करते हैं, तो एसिटामाइड, एसिड एमाइड बन जाता है, और इसके साथ 1 मॉलिक्यूल वाटर एलिमिनेट हो जाता है। एसिटामाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम लोग बेंजोइक एसिड ले लें, CH6CH5COOH प्लस NH3, तो बनेगा क्या C6H5COO NH4, क्या बन जाएगा ये अमोनियम बेंजोएट बन जाता है। और अगर इसी को हम गर्म करें, हीट करें इसको, तो ये C6H5CONH2 और H2O, ये बेंजामाइड बन गया, बेंजामाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हम लोग यहां पे बेंजीन 1,2-डाइओइक एसिड ले लें, ये बेंजीन 1,2-डाइओइक एसिड, या इसी को हम लोग पैथिलिक एसिड भी कहते हैं। क्या चीज है ये पैथिलिक एसिड। अगर यहां पे इसको अमोनिया से रिएक्ट कराएं, तो पैथिलिमाइड ये बन जाएगा COONH4, और ये भी हो जाएगा COONH4। अभी इसी को हम क्या कर दें, हीट कर दें। अगर इसको हीट करते हैं, तो ये क्या बना लेगा CONH2 यहां भी, और CONH2 यहां भी बन जाएगा। ये क्या बना, ये पैथिलिमाइड है। क्या चीज है, पैथिलामाइड। अब अगर इसी को हम लोग स्ट्रांगली हीट करें, थोड़ा सा स्ट्रांगली हीट करें, तो क्या हो जाएगा, अगर स्ट्रांगली हीट कर दे तो पैथिलिमाइड बन जाता है। C डबल बॉन्ड हो, यहां भी C डबल बॉन्ड हो, और ये जुड़ जाएगा NH से, जुड़ जाएगा। ये पैथिलिमाइड है। पैथिलिमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। आइए देखते हैं अगली रिएक्शन।
formation of acetic anhydride, formation of acetic एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो देखो, अगर मान लो कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं, तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से रिएक्ट कराने पर ये एसिटिक एनहाइड्राइड बनाता है। क्या बनाएगा? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो देखो कैसे होगा। अगर मान लो हमने लिया RCOOH, RCOOH और इसके साथ एक और मॉलिक्यूल ले लिया RCOOH। अभी क्या है कि इसमें से एक OH और इसमें का एक H, ये दोनों निकल जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5 और इसको करेंगे क्या? हीट। तो ये बनेगा क्या? RCOO। यही है एसिटिक एनहाइड्राइड। कैसे? देखो CH3COOH और CH3COOH, यहां का OH और यहां का H, ये इस तरह से रिलीज हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5। तो बन जाएगा ये CH3CO, CH3CO और यहाँ O हो गया, ये हो गया H2O। यही है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन भी कर लेते हैं। तो फटाफट नोट करिए इसको। फिर हम लोग बात करते हैं अगली रिएक्शन की। अगर ऐसे रिएक्शंस की हम लोग अब बात करेंगे जिनके अंदर COOH ग्रुप इन्वॉल्व होता है, तो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द कार्बोक्सिल ग्रुप, इन्वॉल्विंग द कार्बोक्सिल ग्रुप, ऐसी रिएक्शंस जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व हो, यानी COOH ग्रुप इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं हम लोग, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? देखो, ऐसी रिएक्शंस जिसमें से हम लोग सोडियम कार्बोनेट या कोई भी मेटल कार्बोनेट जो है वो रिलीज कराते हैं, उसी को डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि जो सोडियम या पोटेशियम साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड के, इन सोडियम या पोटेशियम साल्ट को हम लोग रिएक्ट कराते हैं सोडा लाइम से। सोडा लाइम से रिएक्ट कराने पर बनेगा क्या? एल्केन का फॉर्मेशन होता है और सोडियम कार्बोनेट रिलीज होता है। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। देखो क्या रिएक्शन होती है, RCOOH प्लस Na बनेगा क्या? RCOONA। यहाँ पे आप अगर हाइड्रोजन कर लीजिए तो यहाँ 2 कर लीजिए, यहाँ भी 2 कर लीजिए और यहाँ भी 2 कर लीजिए। तो अभी जो ये RCOONA बना, RCOONA, इसी को हम रिएक्ट कराएंगे किससे? सोडा लाइम से। तो सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम किसे कहते हैं? देखो, NaOH in the presence of calcium oxide, that is known as soda lime। इसी को हम कहते हैं क्या है? सोडा लाइम। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाता है? ये बन जाता है RH। क्या बन जाएगा ये? RH। ये एक एल्केन बनेगा, RH बन गया, प्लस निकलेगा क्या? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट निकल जाता है। तो देखो, अगर हमने लिया क्या? CH3COO, सोडियम एसिटेट रिएक्ट कराया किससे? NaOH से इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, बनेगा क्या? CH4 और निकलेगा क्या? सोडियम कार्बोनेट।
इसी को डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। और इससे बनता क्या है, एल्कीन बनता है। जैसे यहाँ पे क्या बना, मेथेन बन गया। क्या बन गया, मेथेन। ऐसे ही मान लो हम लोग मैलिक एसिड ले लेते हैं। देखो ले लिया हमने CH2 COOH और यहां भी क्या लिया COOH। तो अभी क्या होगा, अगर इसको 415 से लेके 435 केल्विन पर गर्म कर दिया जाए तो ये CH3COOH बन जाता है और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो फटाफट नोट करिए। फिर हम लोग देखते हैं कोल्बे सिंथेसिस या कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कैसे जो है वो हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट को इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस करा करके एल्केन प्राप्त करते हैं। तो ये सारी चीजें 11th में भी आप लोगों ने पढ़ी है। जहां पे 11th में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एल्केन पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ एल्केन या फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। इन दोनों में हम लोगों ने कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है कि कोल्बे सिंथेसिस क्या होता है। तो ये देखते हैं हम लोग कि इनका हम इलेक्ट्रोलिसिस अगर करें तो इलेक्ट्रोलिसिस से क्या प्रोडक्ट मिलता है और कैसे मिलता है, उससे कैसे एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो अगला मेथड है इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होता है, या इसी को कहते हैं कोल्बेज सिंथेसिस। इसी को कोल्बेज सिंथेसिस कहते हैं, कोल्बे का इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो देखो अगर मान लो कि हमने पोटेशियम एसीटेट ले लिया तो दो मॉलिक्यूल CH3COOK पोटेशियम एसीटेट बनाएगा क्या, 2CH3COO आयन और 2K प्लस आयन बनाएगा। ये डिसएसोसिएट हो जाएगा और दो मॉलिक्यूल जो होगा वो एसीटेट आयन बनेगा, जबकि दो मॉलिक्यूल जो होगा वो पोटेशियम आयन बनाता है। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पे जो एसीटेट आयन है ये एनोड पे जाएगा। तो एनोड पे क्या होगा, एट एनोड पे 2CH3COO आयन जो होगा वो क्या करेगा, यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए। जब दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये 2CH3COO बनेगा जो कि अनस्टेबल होगा। तो बना लेगा क्या, CH3 और 2CO2 निकल जाएगा। अभी जो पोटेशियम आयन है, पोटेशियम आयन जाता है कहां, कैथोड पे। तो एट कैथोड पे क्या होगा कि ये जो पोटेशियम आयन है ये दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, -2 इलेक्ट्रॉन करेगा ये, यहां पे इसने ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, +2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2K बनाएगा, यानी दो एटम किसके, पोटेशियम के। ये पोटेशियम के दो एटम बनेंगे और वाटर से रिएक्ट करके ये बना लेगा क्या, 2KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, लिबरेट होती है। तो ये प्रोसेस होता है जिससे एल्केन का फॉर्मेशन होता है, यानी एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोल्बे सिंथेसिस या कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। फिर हम लोग देखते हैं डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। कैल्शियम साल्ट जो है फैटी एसिड का हो और उसका हम लोग डीकंपोजिशन कराते हैं। तो डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड कैल्शियम साल्ट का अगर डीकंपोजिशन हो, फैटी एसिड के कैल्शियम साल्ट का डीकंपोजिशन कराना है तो सबसे पहला डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट,
डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट। तो ये चीज हम लोगों ने एल्डिहाइड में भी पढ़ी थी। अगर कैल्शियम फॉर्मेट HCOO कैल्शियम, कैल्शियम फॉर्मेट का हमने क्या किया, ड्राई डिस्टिलेशन कराया, ड्राई डिस्टिलेशन। तो अगर ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। ये चीज हम लोग एल्डिहाइड में पढ़ चुके हैं, और इसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। फिर इसी तरह से अगर मान लो हमने CH3COO और CH3COO यानी कैल्शियम का एसीटेट लिया और इसका डिस्टिलेशन कराते हैं तो ये कीटोन बन जाता है। CH3CO और CH3 ये कीटोन का फॉर्मेशन कर लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। तो इस तरह से अगर कैल्शियम साल्ट लेकर के हम उसका ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। एल्डिहाइड या कीटोन का जो फॉर्मेशन है ये उस एसिड पे डिपेंड करता है जिसका वो कैल्शियम साल्ट है। फटाफट इसको नोट करिए। फिर हम लोग देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शंस। रिडक्शन रिएक्शंस में हम लोग क्या देखते हैं कि जो रिडक्शन होता है वो दो तरह से होता है। कैसे? एक तो पार्शियल रिडक्शन होता है, पार्शियल रिडक्शन। ये जो पार्शियल रिडक्शन होगा इससे अल्कोहल बनता है, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। बड़ा देखिए इसको, पार्शियल रिडक्शन अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का कराते हैं इससे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। पार्शियल रिडक्शन कराने के लिए क्या होगा, कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो सबसे सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो अगर मान लो RCOOH है और इसको हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिड्यूस कराते हैं तो ये बनता क्या है, RCH2OH बन जाता है, यानी अल्कोहल बन जाता है। तो CH3COOH in the presence of lithium aluminium hydride get converted into CH3CH2OH यानी एथेनॉल, एथेनॉल बना लेगा। लेकिन अगर कंप्लीट रिडक्शन हुआ तो कंप्लीट रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन की अगर हम लोग बात करें, अगर कंप्लीट रिडक्शन होता है तो कंप्लीट रिडक्शन अगर होगा तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। अगर कंप्लीट रिडक्शन होता है तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो कंप्लीट रिडक्शन किसमें होगा, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। मान लेते हैं कि CH3COOH है और ये हाइड्रोजन आयोडाइड से रिड्यूस कराते हैं इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। तो बनेगा क्या, ये CH3 एथेन बन जाता है, इसके साथ 2H2O और 3I2 निकल जाता है, आयोडीन निकल जाता है। तो ये कंप्लीट रिडक्शन कहलाता है। आइए, अगर ब्रोमीन से हम रिएक्शन करवाएं, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट को अगर ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं तो एक्शन ऑफ ब्रोमीन ऑन सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट पे अगर ब्रोमिनेशन कराते हैं तो देखो ये रिएक्शन जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में होती है। CH3COOAg plus Br2 get in the presence of CCl4 get converted into alkyl halide
यानी मेथल ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाता है और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड Br निकल जाता है। अगर मान लेते हैं कि एरोमेटिक एसिड है, अगर ये COOAC है, एरोमेटिक एसिड है, इसका अगर हम ब्रोमिनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो ये भी क्या बनाएगा, ब्रोमोबेंजीन बनाता है। ब्रोमोबेंजीन CO2 और AgBr जो है वो रिलीज हो जाता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, हंस-डिकर रिएक्शन। ये रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी है किसमें, हैलोएल्केन्स में। तो इसको हम लोग कहते हैं हंस-डिकर रिएक्शन। ये हंस-डिकर रिएक्शन कहलाती है। फटाफट इसको नोट करिए। फिर हम लोग देखते हैं ऐसी रिएक्शंस। अभी हम लोग बात करेंगे ऐसी रिएक्शंस जिसमें एल्किल ग्रुप इन्वॉल्व होता है, यानी एल्किल ग्रुप के इन्वॉल्वमेंट से कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसमें एल्किल ग्रुप इन्वॉल्व होती है। तो रिएक्शंस ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप के इन्वॉल्वमेंट से कौन सी रिएक्शंस होती हैं, ऐसी सभी रिएक्शंस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इसमें जो आती है जिसको हम लोग कहते हैं HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन क्या है, ये हेल्वरहार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। मैक्सिमम टाइम पे ये HVZ रिएक्शंस की बात की जाती है। तो क्या रिएक्शंस होती है, देखो अगर मान लो कि RCH2COOH एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में हम रिएक्ट कराते हैं किससे, किसी हैलोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। दूसरे स्टेप में हम लोग इसको वाटर से रिएक्ट कराते हैं। तो बनता क्या है, ये बन जाता RCHX और COOH, जहां पे X क्या है, कोई भी हैलोजन हो सकता है। जैसे अगर मान लो हमने लिया क्या CH3COOH और यहाँ Cl2 से रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, सेकंड स्टेप में क्या लगा देंगे, वाटर लगा देंगे। तो ये बनेगा क्या, ClCH2COOH, या यही क्या कहलाता है, क्लोरो एसिटिक एसिड। ये क्लोरो एसिटिक एसिड कहलाता है। अगर मान लो फर्दर हमने Cl2 लगाया तो रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो ये Cl2CHCOOH। फर्दर अगर हमने Cl2 लगा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस तो Cl3CCOOH, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर मान लो हमारे पास प्रोपेनिक एसिड है तो CH3CH2COOH है और इसका हम ब्रोमिनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो क्या बनाएगा, ये देखो CH3CH और यहाँ हो जाएगा क्या, Br और ये COOH। अभी एक हाइड्रोजन इसके पास बचा हुआ है, तो इस हाइड्रोजन को भी हम रिप्लेस करा सकते हैं फर्दर ब्रोमिनेशन करा के इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो ये CH3C, यहाँ भी क्या Br और यहाँ भी क्या Br और ये क्या हो गया COOH, यानी अल्फा अल्फा डाइब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड। क्या होगा ये, अल्फा अल्फा डाइब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, HVZ रिएक्शन या हेल्वरहार्ड-जेलेंस्की रिएक्शंस कहते हैं। तो फटाफट इसको नोट करिए। अभी हम लोग देखेंगे जो रिंग सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, कैसे रिंग सब्स्टिट्यूशन होंगे। तो जान ले सभी, पहले भी हम लोग ये जान चुके हैं कि जो एरोमेटिक एसिड्स होती हैं उसमें जो बेंजीन रिंग होगी, अगर उस पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, यानी जो भी रिएक्शंस होगी उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेटा डेरिवेटिव होगा। तो आइए देखते हैं रिंग सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं और मेटा डायरेक्टिंग होती है।
रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो क्या होता है कि ऑल द रिएक्टिंग substance is meta directive। कैसे होंगे ये? मेटा डायरेक्टिव होते हैं। कोई भी हम रिएक्शन करा सकते हैं, जैसे मान लो अगर हम लोग ब्रोमिनेशन कराते हैं, ब्रोमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि Br2 से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ COOH लगा हुआ है प्लस Br2 अगर जोड़ दिया गया तो COOH और यहाँ मेटा पे क्या लग जाएगा? Br लग जाएगा, निकलेगा क्या? HBr। तो कोई भी रिएक्शन अगर सल्फोनेशन करा लो, सल्फोनेशन करा लिया गया, सल्फोनेशन में क्या होगा कि जो बेंजोइक एसिड है COOH, अगर इसको हमने रिएक्ट कराया किससे? H2SO4 से, तो यहाँ पे तो COOH लगा ही है और यहाँ लग जाएगा क्या? SO3H। ये क्या बन जाएगा? 3 सल्फो बेंजोइक एसिड, 3 सल्फो बेंजोइक एसिड। तो ये सिंपल सी चीज है, पहले भी हम लोगों ने देख लिया कि अगर एल्डिहाइड का यानी कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है तो वो मेटा डायरेक्टिव होता है, यानी जितने भी इनकमिंग ग्रुप्स होंगे वो सब बेंजीन रिंग की मेटा पोजीशन पर अटैच होते हैं। तो इस तरह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे उन सारे कंपाउंड्स की जिसमें नाइट्रोजन लगे होते हैं, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बात करेंगे।